जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे सऊदी अरबिया ने पाकिस्तान के साथ डिफेंस डील करके दोस्तों बहुत बड़ा गेम खेल दिया जो शहबाज शरीफ को पता तक नहीं चला। जी हां दोस्तों, सबसे पहले आपको बताएंगे जो कोई नहीं बताएगा, भारत से बदला लेने के चक्कर में बहुत बड़ी गलती कर गए शहबाज शरीफ। सऊदी अरब के लिए पाकिस्तान बनेगा किराए की सेना। जी हाँ, पाकिस्तान की सेना बने रेंटल आर्मी सऊदी अरबिया के लिए। दोस्तों बताएंगे कैसे सऊदी अरब ने कर लिया पाकिस्तान का इस्तेमाल। बैल बुद्धि पाकिस्तान नहीं समझ पाया सऊदी का खेल। इस खबर को जानकर आप कहेंगे हाँ अब होगा असली खेला। हालांकि ये डिफेंस डील भारत के लिए कैसे खेल बिगाड़ेगा वो भी आपको बताएंगे। क्या वाकई में पाकिस्तान सऊदी अरब का ये रक्षा समझौता भारत के लिए बड़ी चुनौती होगी, इस पर भी बात करेंगे दोस्तों। साथ ही साथ सबसे पहले भारत के विदेश मंत्रालय ने इस समझौते पर क्या बयान दिया वो जानना आपके लिए और बेहतर होगा दोस्तों। तो वहीं जैसे ही भारत को पता चला कि सऊदी पाकिस्तान के बीच में ऐसा डील हुआ है कि अगर किसी भी देश पर दोनों में से हमला होता है तो ये हमला अपने लिए माना जाएगा, तभी भारत ने तुरंत ये मैसेज दिया अफगानिस्तान को आतंकवाद को लेकर। जी हाँ, और बता दिया कि भारत डरने वाला नहीं। जी हाँ, वहीं आपको बताएंगे आखिर क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज नेपाल की बनी नई प्रधानमंत्री सुशीला कार्की को किया फोन, क्या हुई बातचीत। वहीं दोस्तों बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को लेकर वहां के निर्वाचन आयोग ने बहुत बड़ी कार्रवाई कर दी। बताएंगे कैसे शेख हसीना को मतदान करने से रोक दिया। दोस्तों बांग्लादेशी चुनाव आयोग ने सारी जानकारियां आपको एक एक करके विस्तार से बताने वाले हैं। बस आप हमेशा की तरह वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले मानते हैं कि पाकिस्तान ने सऊदी के साथ भारत के खिलाफ जाकर भारत पर दबाव बनाने के लिए ये समझौता किया है, लेकिन भारत पर दबाव तो छोड़िए, जरा सा भी फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह लीजिएगा। दोस्तों बात कर लेते हैं सबसे बड़ी खबर की, जहां जैसा कि आप सभी को पता है सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच एक बहुत बड़ा रक्षा समझौता हुआ है। इसमें कहा गया है कि अगर किसी भी देश पर हमला होता है दोनों में से तो उसे दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। यही वजह है कि इस डील को नाटो की तरह का समझौता बताया जा रहा है। इसका मतलब है कि सऊदी अरब का पाकिस्तान किसी पर बाहरी आक्रमण होने की स्थिति में दोनों देश उसका मुकाबला करेंगे। दोस्तों सबसे गौर करने वाली बात तो यह है कि इस समझौते की टाइमिंग बहुत ही ज्यादा स्पेशल, बहुत ही ज्यादा खास है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं आपको बता दें। दरअसल ये ऐसे वक्त में हुआ है जब कतर पर इजरायली हमले से खाड़ी के मुस्लिम देश डरे हुए हैं। साथ ही साथ पाकिस्तान भी भारत को लेकर डरा हुआ है, जो मई में भारत के हवाई हमलों के बाद से उसके अंदर बना हुआ है डर। दोस्तों इस समझौते के बाद पाकिस्तान को लगता है कि उसे भविष्य में भारत के हमलों के खिलाफ गारंटी मिल गई है, उसको सिक्योरिटी मिल गई है। लेकिन दोस्तों रियलिटी, असलियत ये है कि वो एक तरह से फंस चुका है पाकिस्तान। जी हाँ, और इसीलिए हम आपको ये खबर सबसे पहले बता रहे हैं। पाकिस्तान को लगा कि वो माइंड चला रहा है, लेकिन इससे साफ हो गया है कि वो माइंड नहीं बल्कि उसके दिमाग में कचरा भरा हुआ है। जी हाँ, असलियत ये है कि वो एक तरह से फंस चुका है। पाकिस्तान ने जिस दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए हैं उसके चलते इस्लामाबाद के लिए सऊदी अरब के लिए यमन में हमला करना अनिवार्य बना दिया गया है। दोस्तों आपको पता होगा यमन में ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों को लंबी लड़ाई के बाद भी सऊदी अरब हटाने में नाकाम रहा है। इस समझौते ने पाकिस्तान को सिर्फ सऊदी अरब की किराए की सेना के रूप में पुष्ट कर दिया है। यह समझौता नया भी नहीं है। सऊदी अरब और पाकिस्तान ने पहले भी ऐसे रक्षा समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, लेकिन ये हमेशा सऊदी सुरक्षा के लिए रहे हैं। पाकिस्तान को इससे कोई फायदा नहीं हुआ है। भारत के साथ पाकिस्तान 3 बड़ी लड़ाइयां 1965, 1971 और 1999 में लड़ चुका है। इस दौरान रियाद ने उसे वित्तीय और राजनयिक सहायता तो दी, लेकिन कभी सेना उसके लिए तैनात नहीं किया, कभी सैन्य सहायता नहीं दी। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या नया समझौता एक बार फिर पाकिस्तान को यमन में सऊदी अरब के लिए किराए की सेना के रूप में इस्तेमाल करने का दस्तावेज है? क्या पाकिस्तान यमन में सऊदी की अधूरी पड़ी लड़ाई लड़ने जा रहा है? पाकिस्तान
के लिए ये इतना आसान नहीं होगा। इसके पहले पाकिस्तान ने 2015 में यमन के हूतियों के खिलाफ जंग लड़ने के लिए सऊदी नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधन में शामिल होने से इनकार कर दिया था। उस दौरान पाकिस्तान लगभग तैयार था, लेकिन उस समय विपक्ष के नेता और पीटीआई चेयरमैन इमरान खान के विरोध के बाद नवाज शरीफ सरकार बैकफुट पर आ गई थी। दोस्तों, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि इजराइल और अमेरिका तक की चूल्हे हिला देता है दोस्तों हूती विद्रोही। अब उससे पंगा लेने जा रहा है पाकिस्तान। इस समझौते को करके सऊदी अरब के लिए किराए की सेना की तरह अपने आप को करेगा इस्तेमाल। जी हाँ, हूती के विद्रोही से इजराइल और अमेरिका दोनों परेशान हैं। इस साल के शुरुआत में अमेरिका ने हूतियों से जंग लड़ने का ऐलान किया था, लेकिन जब हूती के विद्रोहियों ने उसके $50 मिलियन के हथियार को मार गिराया, तब अमेरिका ने उसके साथ डील कर लिया। इजराइल पर हूती हर दिन से 2 मिसाइल दाग रहा है। हिजबुल्लाह और हमास को कमजोर करने वाला इजराइल हूती विद्रोहियों के सामने पस्त है। हूतियों पर अटैक की कई इजरायली कोशिशें अब तक नाकाम साबित हुई हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, इजराइल जैसे देश ने दुनिया से हूतियों से निपटने के लिए मदद मांगी थी। अब आप इमेजिन कर सकते हैं, जब इजराइल जैसा देश हूतियों के सामने, अमेरिका जैसा देश हूतियों के सामने झुकता दिखाई दे रहा है, तो फिर पाकिस्तान क्या चीज है दोस्तों। यानी कि पाकिस्तान ने अब ये नया बवाल पाल लिया है। इससे पाकिस्तान को तो कोई फायदा नहीं होने वाला, इसका सीधा सीधा फायदा सऊदी अरब को होगा। अब ऐसे में आप कहेंगे कि जब पाकिस्तान को पता ही है कि इसमें पाकिस्तान का कोई फायदा नहीं है, तो फिर पाकिस्तान ने इस समझौते के लिए हामी क्यों भरी। तो आपको बता दे दोस्तों, इसका सिर्फ एक ही जवाब है, भारत से बदला लेना। जी हाँ दोस्तों, उसको लगा कि भारत से बदला लेने का एक ही मौका है, भारत पर दबाव बनाने का यही मौका है। सऊदी के साथ डील कर लेता हूँ, अगर भारत मुझ पर अटैक करेगा तो सऊदी के लिए भी अटैक माना जाएगा और फिर हमारी लड़ाई में सऊदी हमारा साथ देगा, जिससे कि भारत पर दबाव बनेगा। बता दें, अगर इस मामले पर अमेरिकी विशेषज्ञ माइकल कुलेगमैन की बात करें तो उन्होंने कहा है कि ये सिर्फ रक्षा समझौता नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक मैसेज है। पाकिस्तान अब चीन, तुर्की और सऊदी अरब जैसे 3 बड़े सहयोगियों के साथ खड़ा है। हालांकि ये कहना मुश्किल है कि ये भारत को पाकिस्तान पर हमला करने से रोक देगा। वहीं पश्चिम एशिया मामलों के जानकार जहाग तनवीर कहते हैं कि पाक सऊदी रक्षा समझौते नए नहीं हैं, पहले भी कई बार हुए हैं। अतीत में ये समझौते ज्यादातर सऊदी सुरक्षा पर केंद्रित रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान पर नहीं। ऐसे में भारत के खिलाफ सीधे सैन्य सहयोग की संभावना बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि सऊदी अरब ने कभी भी भारत के खिलाफ आतंकवाद को समर्थन नहीं दिया। भारत और सऊदी के मजबूत सामरिक और आर्थिक संबंध है, जिसमें कि ऊर्जा, व्यापार, प्रवासी भारतीय निवेश। जी हाँ, सऊदी अधिकारी ने साफ साफ कहा है कि भारत के साथ संबंध मजबूत रहेंगे और क्षेत्रीय शांति में योगदान जारी रहेगा। भारत के विदेश मंत्रालय ने इस पर क्या कहा वो आपको बताते दोस्तों। सबसे पहले पाकिस्तान सऊदी अरबिया डिफेंस पैक्ट पर भारत के विदेश मंत्रालय का क्या प्रतिक्रिया आया दोस्तों। दरअसल भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वो इस समझौते के राष्ट्रीय सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करेगा। उन्होंने ये भी कहा है कि भारत अपनी राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने और सभी क्षेत्रों में अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने एक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल जी ने आधिकारिक बयान में कहा है कि सरकार को इस बात की जानकारी थी कि दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे समझौते को औपचारिक रूप दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार इस घटनाक्रम के राष्ट्रीय सुरक्षा, क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करेगी, स्टडी करेगी कि ये भारत के लिए नुकसानदायक तो नहीं है। बयान में यह भी कहा गया है कि सरकार भारत के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और सभी क्षेत्रों में व्यापक राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। अगर जैसा पाकिस्तान सोचता है दोस्तों वैसा हुआ तो यह भारत के लिए टेंशन बढ़ाने वाला समझौता हो भी सकता है। भारत के लिए यह समझौता कई तरह से चिंता का विषय है। सबसे पहले यह समझौता पाकिस्तान को और अधिक शक्तिशाली बना देगा। इससे पाकिस्तान भारत पर दबाव बनाने की स्थिति में आ सकता है। वहीं दूसरा चिंता यह भी है कि यह समझौता क्षेत्रीय अस्थिरता को बढ़ा सकता है। अब ऐसे में दोस्तों पाकिस्तान को लगा था कि वो भारत के साथ खेला करने वाला है, लेकिन उल्टा पाकिस्तान के साथ ही बड़ा खेला हो गया दोस्तों, जिसका सीधा सीधा फायदा सऊदी अरब उठाने वाला है। क्योंकि सऊदी अरब की झड़प जो है वो इजराइल और अमेरिका की चूल्हे हिला देने वाला हूतियों के साथ है। ऐसे में बार बार लगातार पाकिस्तान की सेना किराए की सेना की तरह सऊदी अरब के लिए कार्य करेगी। दोस्तों इस पर आपकी राय तो बनती है। दोस्तों जरूर कमेंट करके बताइएगा कि पाकिस्तान समझदार है या सऊदी अरबिया। अब बात कर लेते हैं अगली बड़ी और चौंका देने वाली खबर की, जहां
भारत ने एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आतंकवाद को पनाह देने से मना किया। ये सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठनों द्वारा न करने दिया जाए। इन संगठनों को अफगानिस्तान में अपनी गतिविधियां चलाने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। दोस्तों, भारत के परमानेंट प्रतिनिधि पी हरीश ने बुधवार को सुरक्षा परिषद को बताया है कि भारत अफगानिस्तान में सुरक्षा स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा है। हरीश ने इस बात पर जोर दिया है कि वैश्विक समुदाय को एकजुट होकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ना होगा। संयुक्त राष्ट्र की विशेष प्रतिनिधि रोजा ओटुनबायेवा ने भी इस बात को माना है कि अफगानिस्तान में चरमपंथी समूहों की मौजूदगी एक बहुत बड़ी समस्या है, भले ही बड़े पैमाने पर हिंसा में कमी आई हो। दोस्तों, लगातार पाकिस्तान के आतंकवादियों की तरफ से जो सच उगले जा रहे हैं कि जैश का परिवार भारत के अटैक में तितर बितर हो गया था और आतंकियों के जनाजे में शामिल होने के लिए आदेश जनरल मुनीर ने ही दिए थे। अब ये बड़े खुलासे के बाद दोस्तों लगातार अपना भारत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को घेरता नजर आ रहा है और पूरी कोशिश करेगा कि उसको बैन कर दिया जाए FATF की लिस्ट में। जी हाँ, अभी हाल ही में पाकिस्तान की सेना और आतंकवादी संगठनों के बीच सांठगांठ की बड़ी पोल खुली है। जैश-ए-मोहम्मद के कमांडर इलियास कश्मीरी ने वीडियो में दावा कर दिया है कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने खुद आदेश दिया था कि ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए आतंकियों के अंतिम संस्कार में शीर्ष सेना अधिकारी शामिल हों। इस खुलासे से न केवल पाकिस्तान की नीतियों पर सवाल खड़े किए गए बल्कि भारत पर लगातार हो रहे हमलों के पीछे की सच्चाई भी उजागर हो गई है। खुलासा यह भी हुआ है कि पाकिस्तान की सरकार और वहां की सेना दोनों मिलकर इन आतंकवादियों को जमकर फंडिंग कर रहे हैं ताकि उसका मुख्यालय मुरिदके में दोबारा बनाया जा सके। ये वही ठिकाना है जिसे भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में ध्वस्त कर दिया था। उसने दावा किया कि मुश्किल हालात के बावजूद लश्कर की ताकत कम नहीं हुई और पाकिस्तान की जनता से भी खुला समर्थन मांगा। दोस्तों, उधर बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नेपाल की अंतरिम सरकार की प्रधानमंत्री सुशीला कार्की जी से बातचीत की। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में जेएनजी आंदोलन के दौरान हुई हिंसा में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति गहरी संवेदना भी जताई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नेपाल के अंतरिम प्रधानमंत्री से बातचीत की जानकारी देते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने आश्वासन दिया कि भारत नेपाल में शांति और स्थिरता बहाल करने के उनके प्रयासों में पूरे तरीके से सहयोग करता रहेगा। उन्होंने कहा कि भारत और नेपाल के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध हमेशा मजबूत रहे हैं और आगे भी रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने सुशीला कार्की और नेपाल की जनता को नेपाल के राष्ट्रीय दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं भी दी। बुधवार को नेपाल ने प्रदर्शन के दौरान मारे गए लोगों को सम्मान देने के लिए राष्ट्रीय शोक दिवस भी मनाया। इस दौरान सभी सरकारी कार्यालय और शैक्षणिक संस्थान बंद रहे। वहीं देश के कई हिस्सों में मोमबत्ती जलाकर मृतकों को श्रद्धांजलि दी गई। तो उधर आपको बता दें, पाकिस्तान को सदमा देने वाली खबर, भारतीय सेना की बढ़ने वाली है ताकत। जल्द ही 114 राफेल की होने वाली है डील। दोस्तों, भारतीय वायुसेना और नौसेना आने वाले वक्त में कई गुना मजबूत होने वाली है। अगले कुछ हफ्तों में रक्षा से जुड़ा बड़ा समझौता होने वाला है। सरकार राफेल के साथ साथ और भी विमानों से जुड़ी खरीदारी की और आगे बढ़ रही है। इसमें 114 राफेल जेट्स, 6 अतिरिक्त P-8I विमान और 113 F-404 इंजन शामिल है। MiG-21 स्क्वाड्रनों के रिटायरमेंट के बाद भारतीय वायुसेना की ताकत 29 स्क्वाड्रन रह जाएगी, लिहाजा ये खरीद और ज्यादा अहम हो गई है। न्यूज एजेंसी ANI की एक रिपोर्ट के मुताबिक रक्षा मंत्रालय के पास वायुसेना की तरफ से 114 मेक इन इंडिया राफेल फाइटर जेट्स खरीदने का प्रस्ताव आया है। यह सौदा करीब 2 लाख करोड़ रुपए का होने वाला है। इसमें 60% से ज्यादा स्वदेशी सामान इस्तेमाल होगा। फ्रांस की कंपनी दसॉल्ट एविएशन भारतीय कंपनियों के साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट पर काम करेगी। भारत के पास मौजूद समय में 36 राफेल जेट्स हैं, वहीं नौसेना के लिए 36 और ऑर्डर किए गए हैं। अगर यह सौदा हो जाता है तो भारत के पास राफेल की संख्या काफी बढ़ जाएगी। दावा किया जाता है कि राफेल का इस्तेमाल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हुआ था। इस दौरान राफेल ने दमदार प्रदर्शन किया था। उसने चीनी PL-15 मिसाइलों को धूल चटा दी थी। भारत को मिलने वाले नए जेट्स एयर टू ग्राउंड मिसाइलों से लैस होंगे। दोस्तों, उधर बता दें, अमित शाह जी से मिले नीतीश कुमार, बंद कमरे में 20 मिनट तक हुई बातचीत। सीट शेयरिंग पर हुई चर्चा। बता दें, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को देखते हुए बड़े नेताओं की मीटिंग का दौर शुरू हो चुका है। गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुलाकात हुई। सीएम नीतीश कुमार खुद अपनी पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा और मंत्री विजय कुमार चौधरी के साथ पटना के होटल मौर्या पहुंचे। यहाँ नीतीश कुमार और अमित शाह जी के बीच करीब घंटे पर बातचीत हुई। इस मुलाकात के दौरान डेप्यूटी CM सम्राट चौधरी, बिहार बीजेपी
प्रभारी भीखू भाई दल सानिया, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, मौजूदा बीजेपी बिहार प्रभारी विनोद तावड़े भी मौजूद रहे। सीएम नीतीश कुमार के साथ बिहार के कई आला अफसर भी गृह मंत्री से मिलने पहुंचे। सूत्र बताते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह जी के साथ बातचीत के दौरान बिहार चुनाव में एनडीए की सीट शेयरिंग से लेकर कई अन्य मुद्दों पर बातचीत हुई। कहा यह भी जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच एनडीए के अन्य घटक दल खासकर चिराग पासवान और जीतन राम मांझी की ओर से मांगी जा रही विधानसभा सीटों को लेकर भी लंबी बातचीत चली। माना जा रहा है कि इस मीटिंग में ही करीब एनडीए के सीट शेयरिंग को लेकर सारी डील लगभग फाइनल हो चुकी है। इसी बीच दोस्तों ये थी की सारी बड़ी खबरें। आपको खबर कैसी लगी कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। लगे हाथों इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में। यहां तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।